ब्रांच नंबर 1 द एजुकेटर अल-ज़िक्रिया कैंपस 592 शादाब कॉलोनी MDA चौक सूरज मयानी रोड मुल्तान। फ़ोन नंबर 06147856000। ब्रांच नंबर 2 द एजुकेटर नवाबपुर कैंपस नवाबपुर रोड नज़ जनूबी बाईपास मुल्तान। फ़ोन नंबर 031373798083। Assalamu alaikum dear student, how are you? Hope you will be fine and enjoying good health. I am your teacher Tayyeba Qureshi. सोलबिलिटी को डिफाइन करें तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जितने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट के अंदर हल होंगे कि एक हमारा सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, वो कहलाएगी सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी का उर्दू में मीनिंग होता है हल पजीरी, कि कितने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट हल हो रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर। एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेते हैं वाटर और इसकी शुगर की, तो जितने शुगर ऐड होगा, जितनी कंसंट्रेशन शुगर की ऐड होगी वाटर के अंदर, वो उसकी सोलिबिलिटी कहलाएगी कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सोलिबिलिटी को भी इसके आगे फैक्टर्स हैं कि किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं सोलिबिलिटी के ऊपर। ऐसा तो नहीं है ना कि तमाम सॉल्वेंट, तमाम सोल्यूट्स आपस में हल हो सकते हों। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में हल नहीं होती है, बहुत सारी हो जाती हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा है लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब है कि एक जैसी चीज़ का एक जैसी चीज़ के अंदर हल होना। तो एग्जाम्पल इसकी लेते हैं फर्स्ट पॉइंट में कि आयनिक और जो पोलर सब्सटेंस होते हैं वो पोलर सब्सटेंस के अंदर ही हल होंगे, यानी कि जो सॉल्यूट है वो भी पोलर होगा और सॉल्वेंट वो भी पोलर होगा। एग्जाम्पल इसकी जैसे ले लें हम लोग कि वाटर है, पोलर है, और इसके अंदर हम लोग अगर आयनिक कंपाउंड डालते हैं, आयनिक कंपाउंड NaCl है, आम नमक है जो खाने का, उसको हम इजीली उसके अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं। ये लाइक डिज़ोल्व लाइक की एग्जांपल हो गई। एग्जांपल मज़ीद हमारे पास इसकी KCl की है, पोटेशियम क्लोराइड की, और सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट मीठा सोडा हो गया, जिस तरह से कॉपर सल्फेट हो गया, शुगर हो गई, और अल्कोहल वगैरह पानी में ईजीली हल पजीर होते हैं, ईजीली सोलेबल होते हैं। तो ये लाइक डिज़ोल्व लाइक की फर्स्ट एग्जाम्पल के पोलर में हो रहे हैं सॉल्व। सेकेंड पॉइंट में हम लोगों को इन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि जो नॉन पोलर सब्सटेंस होंगे वो कभी भी पोलर सब्सटेंस में हल नहीं होंगे। पोलर सब्सटेंस की एग्जांपल हमारे पास हमेशा जहन में वाटर आता है, और अगर हम लोग वाटर में घी को या फिर ऑयल को डालने की कोशिश करें, मिक्स करने की कोशिश करें, वो कभी भी उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होता। इसी तरह ईथर हो गया, बेंजीन, पेट्रोल वगैरह पानी में हल नहीं होंगे। तो ये सेकेंड पॉइंट की एक्सप्लेनेशन। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग के नॉन पोलर जो सब्सटेंस होते हैं, या ये हमेशा ही नॉन पोलर सब्सटेंस में डिज़ोल्व होंगे और ये सॉल्यूशन बनाएंगे इजीली। जैसे कि ग्रीस हो गए, पेंट्स, नेफ्थलीन वगैरह हमेशा सोलुबल होंगे ईथर में, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह में। उसके अलावा सेकेंड जो इसका प्रिंसिपल है वो सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन है एंड टेम्परेचर है। लाइक डिज़ोल्व लाइक फर्स्ट प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के बाद अब हम लोग देखते हैं सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सोल्यूट और सॉल्वेंट को इंटरेक्शन को हम हमेशा ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब तक दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस नहीं होंगी, कोई भी सोल्यूट और कोई भी सॉल्वेंट एक दूसरे के अंदर हल नहीं हो सकेंगे, कभी भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इसको देखने के लिए कि किस तरह से सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उसके लिए कुछ 3 पॉइंट्स हैं, इवेंट्स हैं हमारे पास कि क्या होना चाहिए कि सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाए या सॉल्वेंट सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले। तो फर्स्ट ये है कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट होना पड़ेगा, दूसरे में ये कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को भी एक दूसरे के दूर होना पड़ेगा ताकि वो सोल्यूट के पार्टिकल्स को अपने अंदर जगह दे सके। थर्ड क्या होना चाहिए कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो है आपस में अट्रैक्ट करने चाहिए और मिक्स अप होने चाहिए हर हाल में, ताकि सोल्यूशन बनाया जा सके। हमें ये बात पता है कि कोई भी सोल्यूशन कब बनता है या किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि उनके दरमियान, यानी कि सोल्यूट और सोल्यूट के दरमियान में, या सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के दरमियान में, या फिर सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान में जो स्ट्रेंथ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। वो डिपेंड करेगा इन चीज़ों के ऊपर, उनके अंदर जो ताकत है। हमें ये बात पता है आमतौर पर जो सोल्यूट होते हैं वो सॉलिड होते हैं। मतलब ये जैसे अगर हम लोग वाटर का और शुगर का सॉल्यूशन भी बना रहे हैं तो वाटर उसमें क्या है, सॉल्वेंट है, और सोल्यूट क्या है, इसमें शुगर है, और वो शुगर क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है। तो
यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल लें NaCl की, ये हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है और एक सॉलिड कंपाउंड भी है और सल्यूट के तौर पर एक्ट करेगा यहाँ पे अगर इसको वाटर के अंदर मिक्सअप कर दिया जाए। तो इसके अंदर इंटर आयनिक फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, मैक्सिमम होंगी। तो ये होगा कि सल्यूट और जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरकम कर लेंगे, काबू पा लेंगे। इस तरह से सल्यूट और सल्यूट की अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं ज़्यादा हो जानी चाहिए जो सल्यूट की और सॉल्वेंट की अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं, ताकि इजीली सोल्यूशन बन सके। यानी कि जो सल्यूट की फोर्सेस हैं वो कम हो जानी चाहिए, सल्यूट की और सॉल्वेंट की फोर्सेस ज़्यादा हो जानी चाहिए सोल्यूशन बनने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता कि सल्यूट और सल्यूट की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी ताकत है, इतनी वो अट्रैक्टिव है कि टूट नहीं रही, तो इस तरह से कभी भी एक सोल्यूशन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्सेस को हमेशा हाई होना चाहिए सल्यूट और सल्यूट की फोर्सेस से, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं बनेगा अगर ये ताकतवर नहीं, यानी कि टूटती नहीं है तो अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं NaCl की, कि जब NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो वो फ़ौरन ही पानी के अंदर नमक जो है वो हल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उसकी अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है बिटवीन NaCl, उसके जो आइंस हैं, और जो वाटर के पोलर साइड्स हैं, मतलब पोलर साइड्स कौन से, जिस तरह से हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखा था कि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। ठीक, तो इनकी जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव वाले हैं साइड्स, तो जो पॉजिटिव वाली साइड है उधर से NaCl में जो नेगेटिव वाली साइड होगी जैसे कि Cl, वो इसके साथ आकर लग जाएगी। और इसी तरह जो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन, जो वाटर का पार्शियल नेगेटिव वाला ऑक्सीजन है, उसके साथ लग जाएगा। तो इस तरह से इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी और ये इस तरह इजीली एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे और डिसॉल्व होने में मदद देगी ये चीज़। ये जो इनके दरमियान में अट्रैक्शन होगी वो इतनी ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि जो एक NaCl है सॉलिड फॉर्म से रेडिली क्रिस्टल्स की फॉर्म से वो पानी के अंदर फ़ौरन डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने अब आपको डायग्राम में भी दिखाया कि किस तरह से NaCl एंड वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो गए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है सोल्युबिलिटी के ऊपर। सब्सटेंस को डिसॉल्व करने में, उनकी अट्रैक्शन को इंक्रीज करने में टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा रोल है। मोस्टली यही देखा जाता है जनरली कि टेम्परेचर को अगर इंक्रीज़ किया जाए तो सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, यानी कि ऑलवेज ये बात ट्रू नहीं होती। जब किसी चीज़ को, जैसे कि सॉल्ट वगैरह है, उसको अगर डिसॉल्व किया जाए किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि हो सकता है कि उस वक्त हीट जो है एब्जॉर्ब हो, या हीट उस टाइम क्या हो, गिवन आउट निकल भी सकती है, या कोई भी चेंज नहीं आ सकता। तो हम लोग वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं यहाँ पर। व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, कुछ सॉल्यूशन जब बनते हैं तो उनके दौरान जो है हीट एब्जॉर्ब होती है। हीट एब्जॉर्ब का मतलब क्या, को अपने इन्वायरमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करके जो सॉल्यूशन हो रहा होता है उसको कोल्ड कर देते हैं। तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं या इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या कहलाएंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएंगे, जब हीट एब्जॉर्ब हो रही हो। तो बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द ये होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम लोग साल्ट्स लाइक पोटाशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोराइड वगैरह को अगर पानी में डाला जाए तो ये क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द से जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेंगे। हीट जब एब्जॉर्ब करेंगे तो वो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, यानी कि जहाँ पे हम ये रिएक्शन कर रहे थे। तो ऐसा क्यों होता है, अगर इसको एक्सप्लेन करें तो देखा गया मोस्टली ये कि इंक्रीज टेम्परेचर करने से सोलिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हम लोगों को जो टेम्परेचर है क्यों इंक्रीज करना पड़ा, वो इंक्रीज इसलिए करना पड़ा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उनको ब्रेक करने के लिए, ताकि ये जो सल्यूट है इजीली सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाए। इसलिए फिर जब हम लोग खुद उसको हीट नहीं दे रहे तो वो क्या करता है, रिएक्शन अपने इर्द गिर्द से, अपनी सराउंडिंग से उस हीट को अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एब्जॉर्ब करेगा। जब वो एब्जॉर्ब करेगा, इसके रिजल्ट में क्या होगा, टेम्परेचर फॉल हो जाएगा इर्द गिर्द का, यानी कि टेस्ट ट्यूब के इर्द गिर्द का, और टेस्ट ट्यूब क्या हो गई, उस वक्त कोल्ड हो जाएगी। हीट इज गिवन आउट, जब हीट जो है बाहर निकलेगी,
बहुत सारे साल्ट्स हैं, लिथियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट वगैरह, जब पानी में हल किए जाते हैं तो जो टेस्ट ट्यूब है वो वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो सोलबिलिटी है इन साल्ट्स की वो डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, यानी कि इन पर टेम्परेचर को इंक्रीज करना ज़रूरी नहीं है इस तरह के रिएक्शंस में, क्योंकि इसमें क्या है कि जो सल्यूट है उसके अपने अंदर सल्यूट और सल्यूट की इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा वीक है और सल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन हाई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके नतीजे में एनर्जी जो है यहाँ पर रिलीज होती है और जो टेस्ट ट्यूब होती है वो वार्म हो जाती है। इस तरह का रिएक्शन हमें देखने में, या अगर हम इसको टच करें तो हमें वो चीज़ जो है वार्म फील होती है, गर्म फील होती है। डेली यूज़ में या डेली रूटीन में अगर इसकी एग्जांपल लें तो जो चूना होता है उसको पानी में डाला जाए तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकलती है, और अगर जिस कंटेनर में उसको चूने को रखा गया था पानी डालकर तो उसको टच किया जाए तो वो आपको वार्म फील होता है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हीट जो है बिल्कुल चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल जैसे जो नमक है NaCl, इसको पानी में अगर हल किया जाता है, सोल्यूशन बनाया जाता है, तो इसके ऊपर कोई भी टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं है, ना तो इसमें वो एब्जॉर्ब हो रही है हीट, ना ही इसमें गिवन आउट हो रही है, बाहर निकल रही है। तो इसके ऊपर टेम्परेचर का बहुत ही मिनिमम इफेक्ट होगा इसकी सोलबिलिटी के ऊपर। होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेसन समझ आया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर स्टूडेंट्स।